हाय। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? आप लोग बढ़िया हो? खुश हो? हाँ सर, हम बहुत बढ़िया है। आज इंश्योरेंस क्लेम का पार्ट बी अपने लोग करने वाले हैं दोस्तों, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक अपने लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया था। आज अपने लोग क्या करने वाले हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट करने वाले हैं। बहुत खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है, जरा समझिएगा। पिछला दिन लॉस ऑफ स्टॉक आप लोगों को 4 स्टेप में करवा दिए थे और इतना इजी तरीके से करवाए थे कि बच्चे लोग बहुत पसंद किए थे, लाइक किए थे, कमेंट किए थे, शेयर किए थे, सपोर्ट किए थे। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो पे भी बहुत सारे लाइक्स कीजिए। 500 लाइक्स कम से कम चाहिए भाई, 500 लाइक्स चाहिए, तब जाके डिसोल्यूशन वाला वीडियो आएगा। हम सोच रहे हैं कि आज रात तक आप लोगों का डिसोल्यूशन भी कंप्लीट करवा दे। मतलब मोटा मोटा अगर बात करें तो अकाउंट्स के 3 चैप्टर अपने लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज रात को अपने लोग डिसोल्यूशन भी कंप्लीट कर लेंगे अगर आप 500 लाइक्स तक पहुंचा दोगे तो। देखिए, इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक वाला टॉपिक तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए थे, 4 स्टेप में करवा दिए थे। वो आपका 10 मार्क्स का कंफर्म है, वो 10 मार्क्स का आएगा। आज हम जो करवाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को ऑनेस्टली याद करना पड़ेगा। लॉजिक हम समझा देंगे, सब कुछ लॉजिक हम समझा देंगे। 7 स्टेप्स बताएंगे, इसमें हम 7 स्टेप बताएंगे, 7 स्टेप। वो 7 स्टेप्स को आप लोगों को बहुत बखूबी तरीके से, खूबसूरत तरीके से अ, एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप समझ बना पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, और बाकी कंसेप्ट्स वगैरह मैं सब कुछ समझा दे रहा हूं आप लोगों को, समझिए जरा ध्यान से। लॉस ऑफ प्रॉफिट मैंने प्रो बैच में भी करवाया है, यहां पे भी करवा दे रहा हूं। सुनिए, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई भाई। फैक्ट्री में जब आग लग जाती है तो फैक्ट्री के सारे मटेरियल्स वगैरह सब कुछ जल जाते हैं। अब फैक्ट्री में जो आग लगी है तो फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगी, कुछ महीनों के लिए बंद हो जाएगी। मान लीजिए 2-3 महीना के लिए फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बिकॉज उसको वापस से नया बनाने में, ठीक करने में तो टाइम लगेगा। तो फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री 2-3 महीने के लिए जो बंद रही, वो 2-3 महीने का प्रॉफिट का क्या होगा? वो 2-3 महीना जो फैक्ट्री अभी वो चालू रहती तो प्रॉफिट कमाती, वो प्रॉफिट का क्या होगा? तो इसके लिए बहुत सारे बिजनेसमैन लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कभी मेरी फैक्ट्री जल जाए फ्यूचर में और 2-3 महीने के लिए मेरे को बैठना पड़े अनएम्प्लॉयड, उस 2-3 महीने में आप जो भी फैक्ट्री का प्रॉफिट हुआ करता था वो प्रॉफिट भी चला दीजिएगा। बात समझ पा रहे हो? एक एग्जांपल सुनो ना। नॉर्मली मेरा एक फैक्ट्री था, अभिषेक झा क्लासेस का एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में आग लग गई। अब आग लग गई तो वो फैक्ट्री 3 महीने के लिए बंद हो गई ना भाई। फैक्ट्री में जब आप आग लगती है तो सारे के सारे मशीन्स वगैरह सब कुछ जल जाती है एकदम। उसको वापस रीबिल्ड करने में, उसको वापस बनाने में एक टाइम लगता है। तो फैक्ट्री में अगर आग लग गई तो उसको 3-4 महीने लगेंगे वापस से बनाने में। ये 3 महीने में मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेता भाई। ये 3 मंथ्स की पीरियड में मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन अब नहीं कमा पाऊंगा ना, बिकॉज मेरी फैक्ट्री जली पड़ी है। तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वाला बोलता है कि हम है आपके लिए। अगर आपने प्रॉपर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो ये प्रॉफिट का जुर्माना हम देंगे आपको। ये 3 महीने में जितना प्रॉफिट आप कमा सकते थे उतना हम आपको देंगे, कि आपको अनएम्प्लॉयड नहीं बैठना पड़ेगा, आपको हाथ खाली नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। अरे फैक्ट्री में स्टॉक जल गया, उसका भी इंश्योरेंस होता है। और ये जो 3 महीना हमको बेरोजगार बैठना पड़ेगा, उसका भी एक इंश्योरेंस होता है। आप चाहो तो उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हो कि खुदा ना खास्ता कल को फैक्ट्री जल जाए हमारी, तो जब तक वो फैक्ट्री वापस ठीक ना हो 2-3 महीने में, आप तब तक के लिए हमको चला दीजिएगा प्रॉफिट। उसका भी एक इंश्योरेंस होता है। ठीक है, आइए इसको पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश बहुत सिंपल लिखा हुआ है। When due to fire the factory of the company is destroyed, then it means there will be no production, no sales in your future. जब फैक्ट्री जल जाती है तब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है, कोई भी सेल नहीं होता है 2-3 महीने तक। वो 2-3 महीने तक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी लोग क्या करते हैं, वो 2-3 महीने का प्रॉफिट जो है वो दे देगा उसको। लेकिन इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा उसके लिए पहले से अगर इंश्योरेंस करवाया रहेगा बिजनेसमैन, कि खुदा ना खास्ता कल को हो जाए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवा के रखे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए।
तो वो 2-3 महीना हम लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं बैठना पड़ेगा, बेरोजगार नहीं बैठना पड़ेगा। हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी वाला जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था उतने का क्लेम हम लोग को दे देगा, उतने का क्लेम हम लोग को दे देगा। So when due to fire the factory of the company is destroyed, then it means there will be no production, no sales in near future. For such interruption of production, the GP of the company gets affected. इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, 2-3 महीना जो नया फैक्ट्री बनने में टाइम लगेगा ना, उतने महीने तक हम आपको चला देंगे, हम आपको चला देंगे। तो दोस्तों ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस क्लेम जो है ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? सर आप लॉस ऑफ स्टॉक का बताए 4 स्टेप है, तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस क्लेम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए आपको 7 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 7 स्टेप, थाला फॉर ए रीजन। हाउ टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट? अरे भैया ये सब बात समझे कि फैक्ट्री जल गई, 2-3 महीने बेरोजगार बैठे हैं, उस टाइम में इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग हम लोगों को जितना भी प्रॉफिट होता है वो क्लेम दे देगा, वो हम समझे। लेकिन कैलकुलेट कैसे करें? हाउ टू कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट? तो सिंपल सा दिया हुआ है यहाँ पे, आपको 7 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 7 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसको मैं समझा भी दूंगा, याद भी करना पड़ेगा आपको थोड़ा। इसको मैं समझाऊंगा और आपको याद भी करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ बना पाओगे, ठीक है? बहुत खूबसूरत तरीके से समझा रहा हूं, सुनो। सबसे पहले अपने को निकालना है क्लेम पीरियड। क्लेम पीरियड का मतलब कितने महीने तक का हम लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा देना है। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोलेगा ना, अरे भाई कितने महीने तक का तुमको प्रॉफिट का हिस्सा देना है, 1 महीना 2 महीना, कितना महीना तक का? तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है क्लेम पीरियड, कितने महीने तक इंश्योरेंस कंपनी वालों को देना पड़ेगा क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए, कितने महीने तक। तो क्लेम पीरियड कैसे निकालिएगा? क्लेम पीरियड निकालने के लिए एक तो हम लोग देखते हैं आइडेमनिटी पीरियड। आइडेमनिटी पीरियड मतलब होता है इंश्योरेंस करवाने के टाइम में ना हम लोग लिख देते हैं 4 महीना या 3 महीना इंश्योरेंस करवाने के टाइम में, कि मैं अगले साल के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा रहा हूं और 4 महीने का हमारा आइडेमनिटी पीरियड रहेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के टाइम में जो लिखते हैं हम लोग वो। और एक होता है डिसलोकेशन पीरियड, कि एक्चुअल में टाइम कितना लगेगा, एक्चुअल में कितने टाइम के लिए वर्क जो है इंटरप्टेड था, एक्चुअल में कितने टाइम के लिए फैक्ट्री जल रही थी, फैक्ट्री बन रहा था। तो आइडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड में से जो लोअर रहेगा वही आपका क्लेम पीरियड बनेगा, वही आपका क्लेम पीरियड बनेगा, दैट्स इट। एक तो होता है आइडेमनिटी पीरियड, जब आप पॉलिसी लेने जाते हो। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेसमैन अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट का पॉलिसी लेने के लिए जाएगा, तो वहां पे वो स्पेसिफाई करके आता है कि हमारा जो आइडेमनिटी पीरियड है वो 4 महीने का है या 3 महीने का है, ठीक है? और एक होता है डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल टाइम, जितने वक्त तक तुम्हारा काम जो है वो इंटरप्टेड था। अरे फैक्ट्री जल गई नया, अरे फैक्ट्री जल गई, नया फैक्ट्री बनने में अभी टाइम लगेगा, तो वर्क तो इंटरप्टेड है ना, वर्क डिस्टर्ब है ना अभी। तो वो जो गैप है वो गैप कितना है एक्चुअल। तो इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वही आपका क्लेम पीरियड बनेगा। इन दोनों में से जो लोअर रहेगा, एक तो आइडेमनिटी पीरियड, एक डिसलोकेशन पीरियड, वही आपका क्लेम पीरियड बनेगा। स्टेप नंबर 1 ओवर। तो याद रखिएगा स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1 में अपने को निकालना है क्लेम पीरियड। क्लेम पीरियड कैसे निकलता है, सबसे पहले देखेंगे आइडेमनिटी पीरियड। आइडेमनिटी पीरियड मतलब पॉलिसी कवरेज पीरियड। जब आप पॉलिसी लेने जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी का जो वो पेपर रहता है, वहां पे लिखा रहता है कि आपका आइडेमनिटी पीरियड कितना रहेगा, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, कितना रहेगा। और एक होता है डिसलोकेशन पीरियड, एक्चुअली में कितने वक्त के लिए काम रुका था, एक्चुअली में कितने वक्त के लिए काम रुका था, इसको बोलते हैं अपने लोग डिसलोकेशन पीरियड। जो छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा आइडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड में, उसी को ले लेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है, क्लेम पीरियड। ओके। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को निकालना रहता है जीपी रेट। जीपी रेट निकालना पड़ता है, जीपी रेट, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। अपने को जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर निकालना रहता है, क्योंकि इस साल तो जल गया ना सारा का सारा फैक्ट्री। तो लास्ट ईयर के जीपी रेट से हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितना क्या प्रॉफिट वगैरह वगैरह। अपने को जीपी रेट निकालना होता है लास्ट ईयर। स्टेप नंबर 2 बस ये याद रखिएगा, अपने को क्या निकालना रहता है, जीपी रेट। जीपी रेट चाहिए अपने को, किसका, लास्ट ईयर का चाहिए।
क्योंकि करंट ईयर का तो नहीं निकल सकता ना। अरे करंट ईयर में तो बिच्चे में आग लग गई, बीची में आग लग गई, तो अपने को चाहिए जीपी रेट स्टेप नंबर 2 में। जीपी रेट कैसे निकालेंगे? जीपी रेट देखिए, नेट प्रॉफिट लीजिएगा, नेट प्रॉफिट के साथ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड कीजिएगा। भैया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वो एक्सपेंसेस जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है। नेट प्रॉफिट के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड कीजिएगा। वो एक्सपेंसेस जिसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, सिर्फ वही एक्सपेंसेस लेंगे। जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है उसका पैसा नहीं देता इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोगों को इतना चोट्टा, इतना बेवकूफ समझता है क्या? जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा उसका भी पैसा देगा? नहीं। अगर तुम इंश्योरेंस करवाए हो एक्सपेंस का, उसका ही पैसा देंगे। तो जीपी रेट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस कीजिएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, और डिवाइड कीजिएगा टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स। इससे आप लोगों का जीपी रेट निकल जाएगा। और सर एग्रीड जीपी रेट किस, एग्रीड एग्रीड जीपी रेट कैसे निकलेगा भाई? एग्रीड जीपी रेट निकालने के लिए जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर लीजिएगा, ठीक है। इस साल अगर कुछ ट्रेंड बढ़ने वाला है, इस साल मान लीजिए 10% ज्यादा सेल होने वाला है, तो उसका नाम होता है अपवर्ड ट्रेंड। पिछले साल का जीपी रेट लीजिएगा, इस साल मान लीजिए 10% ज्यादा सेल होने वाला है, पिछले साल का जीपी रेट मान लीजिए 30% है, इस साल मान लीजिए 10% ज्यादा सेल होने वाला है, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड। तो अगर अपवर्ड ट्रेंड रहा तो ऐड करना, डाउनवर्ड ट्रेंड रहा तो माइनस करना, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड रहा तो प्लस करना, डाउनवर्ड ट्रेंड रहा तो माइनस करना। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना पड़ता है? वापस एग्रीड जीपी रेट। जीपी रेट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट के साथ जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज है, जो एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवाया हुआ उसको ऐड करना। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। और एग्रीड जीपी रेट कैसे निकालते हैं भाई? एग्रीड जीपी रेट निकालते हैं जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर प्लस अपवर्ड ट्रेंड, मतलब पिछला साल का जीपी रेट, इस साल कुछ इस साल कुछ ट्रेंड बढ़ने वाला है उसको ऐड करते हैं, और ट्रेंड घटने वाला है तो उसको लेस करते हैं, ठीक है सर। फिर अपने लोग निकालते हैं, अच्छा फिर क्या होगा? फिर इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग आएगा हमारे पास, सुनिए पहले। फिर इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग आएगा, बोलेगा आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल? आप कितना प्रॉफिट, हमसे एक ही सवाल पूछेगा इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग, हमसे एक ही सवाल पूछेगा, भाई आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल? इस साल तो प्रॉफिट हुआ नहीं, और आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? तुम बोल दिया 20 लाख, 20 लाख का प्रॉफिट। तुम इंसान है, इंसान हमेशा झूठ बोलता है, और तुम बोल दिया 20 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लोग मान लेगा क्या? इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग कंजूस होता है, कंजूस होता है भाई, नहीं मानेगा वो लोग। वो लोग पढ़ा लिखा इंसान लोग रहता है। तुम झूठ बोला 20 लाख का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, साहब आग लग गई, वरना तो 20 लाख का प्रॉफिट हो जाता। तो लोग नहीं मानेगा, वो बोलेगा प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, किस तरीके से 20 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रूफ दिखाओ। अब तुम बोलोगे सर इसमें प्रूफ क्या? हम फ्यूचर को थोड़ा देख सकते हैं, हो ही सकता है 20 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं होता है बाबू। तुम इंश्योरेंस कंपनी वाला लोगों को झूठ बोल रहा है कि 20 लाख का प्रॉफिट इस बार तुम एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका कुछ बेस तो होगा ना, प्रूफ तो होगा ना, प्रूफ तो होगा ना। तो तुम बोला कि सर कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरा मन बोल रहा है। आप पूछे कि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो सर, मेरा मन बोल रहा है कि 20 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। वो बोला ऐसा नहीं होगा, सुनो, पिछला साल यही सेम पीरियड में जो जो पीरियड में, जो पीरियड में ये काम इंटरप्टेड है, मान लीजिए कि मार्च अप्रैल मई में काम इंटरप्टेड है, पिछला साल यही सेम पीरियड में, यही सेम पीरियड में कितना सेल्स हुआ था, वो पूछेगा। पिछला साल यही सेम पीरियड में, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, ये 3 महीने में कितना सेल हुआ था, वो पूछेगा, हम बता देंगे। वो
फिर हम बोलेंगे सर इस बार तो ज्यादा होता ना सर, पिछला पिछला साल जो हुआ था वो हुआ था, छोड़िए इस साल तो ज्यादा होता ना। वो बोला कितना ज्यादा होता, कि 10%, 20%। तो पिछला साल का सेल्स ले लेना, उसी सेम पीरियड का, जिस जिस पीरियड में वो जला है, मार्च अप्रैल मई। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोलेगा कि पिछला साल यही मार्च अप्रैल मई में कितना सेल्स हुआ। तो पिछला साल का सबसे पहले सेल्स ले लेना, ठीक है। अगर मान लो 10% सेल इंक्रीज होता तो उसको ऐड कर देना, अपवर्ड ट्रेंड। मान लीजिए आप बोलोगे सर पिछला साल का जो सेल्स हुआ था उससे तो इंक्रीज होने वाला था सेल्स, मान लीजिए कि 10% सेल इंक्रीज होता तो ऐड करिए। और अगर सेल इंक्रीज नहीं होता, सेल डिक्रीज अगर होता तो लेस कर दीजिए, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड। क्लियर है? तो आपका इससे क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड सेल निकलेगा, एक्सपेक्टेड सेल। एक्सपेक्टेड सेल जो निकलेगा इससे एक्चुअल सेल्स को माइनस कीजिएगा कि इस बार एक्चुअली में कितना सेल हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। और आपका क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल। अपने को शॉर्ट सेल ही निकालना पड़ता है, अपने को शॉर्ट सेल ही निकालना पड़ता है। और जीपी लॉस्ट कैसे निकालेंगे, जीपी लॉस्ट निकालेंगे शॉर्ट सेल्स इनटू एग्रीड जीपी रेट। आप समझिए, फिर सम्स कराते कराते सब समझा देंगे आप लोग। जीपी लॉस्ट कैसे निकलता है, शॉर्ट सेल्स इनटू एग्रीड जीपी रेट। जीपी रेट जो निकाले थे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सुनिए, वापस सुनिए। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोला कि तुम इस साल कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। हम झूठ बोल दिया सर 20 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोला कि हम इतना बेवकूफ है क्या, तुम 20 लाख रुपया बोलोगे हम मान लेंगे क्या, नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग ने एक रास्ता निकाला। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग ने पूछा कि पिछला साल इसी पीरियड में, मार्च अप्रैल मई के पीरियड में, पिछला साल इसी सेम पीरियड में कितना सेल हुआ था। पिछला साल इसी सेम पीरियड में कितना सेल हुआ था, हम बता दिए कितना। अब आप बोलोगे सर नहीं नहीं हमारा तो इस साल सेल बढ़ने वाला था, तो वो बोला कितना बढ़ेगा, 10%, 20%, कितना बढ़ेगा। तो बढ़ा दो। मान लो अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड मान लो वो 10% का है, बस हो गया। और घटेगा तो घटा दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड सेल्स निकालिए, एक्सपेक्टेड सेल्स के साथ एक्चुअल सेल्स को माइनस कर दीजिए, सीधे सी बात है। आपका आ जाएगा शॉर्ट सेल्स। जीपी लॉस्ट कैसे निकलता है, जीपी लॉस्ट निकलता है शॉर्ट सेल्स इनटू एग्रीड जीपी रेट, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 4, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टेप नंबर 4, क्लेम फॉर द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अब इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग ना बहुत सियाना होता है, अपना खर्चा कमाने के बारे में बहुत सोचता है ये लोग, बहुत सोचता है खर्चा कमाने के बारे में। अब देखो, हम 3 महीना बैठे थे क्योंकि अभिषेक झा क्लासेस का फैक्ट्री जल गया, हम 3 महीना बेरोजगार बैठे थे। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग आया ऐसे, बोला कि आप 3 महीना बैठे हो, आप एक काम कीजिए, हम एक पास वाला फैक्ट्री रेंट पे लगा दे रहे हैं, हम एक पास वाला फैक्ट्री रेंट पे लगा रहे हैं, आप वहां पे जाके काम कीजिए, आप बैठे मत रहिए। क्योंकि आप बैठोगे, आपका आपका प्रोडक्शन अगर डाउन होगा तो मार्केट में आपका सामान नहीं जाएगा, तो इज्जत नहीं जाएगा आपका। आप बैठे मत रहिए, ये 3 महीना आप बैठो मत, हम पास वाला फैक्ट्री रेंट पे लगा दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोल रहा है कि ये 3 महीना आप खाली मत बैठो, हम पास वाला फैक्ट्री जो है रेंट पे ले ले रहे हैं, आप वहां पे जाके काम करो, वहां पे जाके अपना काम चालू करो। अब बैठ के मत खाओ, क्योंकि आप बैठ के अगर खाओगे तो आपका जो गुडविल है वो नष्ट हो जाएगा नॉर्मली। आपका सामान इतना दिन से अगर नहीं जाएगा तो आपका आपका मार्केट में ये सारा का सारा नाम उड़ जाएगा। तो हम पूछेंगे कि सर इसका खर्चा, अरे हम देंगे ना इसका खर्चा, इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग देगा, इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग देगा। तो देखो, जहां पे हमारा एक्चुअल सेल्स जो था, एक्चुअल सेल्स कम था, हमारा एक्चुअल सेल्स ज्यादा हो जाएगा, तो इससे इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग को बचत होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। जब इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग हमको बोलता है कि इस महीने में, इन 3 महीने में आप बैठे मत रहिए, आप कुछ ऑल्टरनेटिव काम कीजिए, हम आपको फैक्ट्री का रेंट कर दे रहे हैं, नॉर्मली दूसरा फैक्ट्री का रेंट कर दे रहे हैं, वहां पे आप मशीन वशीन लेके जाके नॉर्मली आप काम शुरू कीजिए, जितना सेल्स होगा। अरे 3 लाख का सेल्स होता है, 1 लाख का सेल्स होगा, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, 1 लाख तो वसूल हो जाएगा ना। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग।
तो क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये कैसे करके निकालेंगे भाई, ये कैसे करके निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले अपने लोग निकालते हैं दोस्तों, इसमें इसमें भी अपने लोग दो चीज का लोअर देखते हैं, इसमें भी अपने लोग दो चीज का लोअर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैसे निकाल सकते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है भैया, ये इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम किस तरीके से निकलेगा, इसके लिए दो चीज का आपको लोअर देखना पड़ेगा, दो चीज का लोअर देखना पड़ेगा। सबसे पहला देखिएगा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये कैसे देखें, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना चीज इंश्योर्ड है, अगर एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवाया है उसका ही क्लेम मिलेगा, जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया उसका क्लेम नहीं मिलेगा। जिसका इंश्योरेंस करवाया उसका क्लेम मिलेगा, जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया उसका क्लेम नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। इसीलिए यहां पे ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस, ये फॉर्मूला याद रखेगा। और दूसरा दूसरा चीज देखते हैं कि मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, मतलब सीधा सा बात है, इंश्योरेंस वालों को जितना फायदा पहुंचाओगे उतना ही तुम्हारा खर्चा वो करेगा। इंश्योरेंस कंपनी वालों लोगों के लिए जितना तुम फायदा पहुंचाओगे उतना ही तुम्हारे लिए वो खर्चा करेगा, उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं करेगा। मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा, इन दोनों में से जो छोटका रहेगा वो ले लेंगे। नॉर्मली हम बता देंगे सम्स में, आप घबराइए मत, हम बता देंगे सम्स में किस तरीके से करते हैं। बस ये फॉर्मूलाज थोड़े याद करना पड़ेगा। तो इसका इसका क्या फॉर्मूला, मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर कैसे निकालें, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू एग्रीड जीपी रेट। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिया रहेगा क्वेश्चन में, इनटू एग्रीड जीपी रेट कर दीजिएगा, सीधा सा बात है, निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये सब जो आइटम्स आप पढ़ रहे हो ना, ये सब सब क्वेश्चंस में दिया होगा ऑलरेडी, हम लोग को बस पेस्ट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम कंसेप्ट समझा दिए। स्टेप नंबर 4 में क्या निकालना है, स्टेप नंबर 4 में निकालना है क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब जब फैक्ट्री आपकी जली तो आप 3 महीना जो बेरोजगार बैठोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग आएगा, आपको कन्विंस करेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा, देखो जो हो गया सो हो गया, मत रोइए आप, हम सामने वाली फैक्ट्री रेंट पे लगवा दे रहे हैं, हम सारे के सारे खर्चे वर्चे कर देंगे, आप जितना प्रोडक्शन हो सके करिए। हम सामने वाला फैक्ट्री का एक व्यवस्था कर रहे हैं, जितना आप प्रोडक्शन कर पाओ, आप वैसे 3 लाख का सेल कर लेते इस सेम पीरियड में, हम आप 1 लाख का अगर सेल कर लोगे तो बचत हो जाएगा, हमारे लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है। 1 लाख का अगर आप सेल कर लोगे तो हमें 1 लाख कम देना है। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बुद्धि खटाता है, हमें 1 लाख कम देना है। ठीक है, आप करिए। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग सामने वाला फैक्ट्री रेंट पे ले लेता है, सामने वाला फैक्ट्री जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए उसको, उसका सारा का सारा व्यवस्था कर देता है, और 3 महीने के लिए जो है, 3 महीने के लिए जितना वो सेल कर पाता है उतना इंश्योरेंस कंपनी वाला लोगों का भी फायदा है। इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो इसका क्लेम कैसे मिलेगा भाई, इसका क्लेम के लिए दो चीज का लोअर देखना पड़ेगा। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग देता है कि हम सब खर्चा करेंगे, आप बस काम स्टार्ट कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोलते हैं हम खर्चा कर देंगे ये 3 महीना के लिए, जितना जो कुछ भी खर्चा अर्चा लगेगा हम कर देंगे, फैक्ट्री रेंट लगा दिए हम, अब आप काम स्टार्ट कीजिए, जितना सेल हो पाए करिए आप, मार्केट से आप आउट नहीं हो पाएगा इस। ठीक है, तो ये इसका क्लेम कैसे निकाले, इसका क्लेम हम दो चीज का लोअर देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाई नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस। इसका मतलब यही है कि जिसका इंश्योरेंस करवाया होगा उसी का क्लेम मिलेगा सिर्फ। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी वालों को जितना फायदा पहुंचाओगे सिर्फ उतना ही वो खर्चा करेगा, उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं करेगा। मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी वालों लोगों को जितना फायदा पहुंचाओगे तुम उतना ही वो खर्चा करेगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू एग्रीड जीपी रेट, दैट्स इट।
स्टेप नंबर 5, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सम्स कराते कराते एकदम ये घुला देंगे आपको, 2 सम्स कराएंगे एकदम घुला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आराम से आप सुनिए पहले कंसेप्ट को। फिर अपने लोग निकालते हैं टोटल क्लेम। इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें टोटल कितना क्लेम दिया। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें टोटल कितना क्लेम दिया, इसका मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने टोटल कितना क्लेम दिया। स्टेप नंबर 5 में ये निकालते हैं कि टोटल को तो क्लेम दिए छे इंश्योरेंस कंपनी वाला। तो सबसे पहले तो भैया क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट, स्टेप नंबर 3 में जो निकाले थे अपने लोग, जितना तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, जितना तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ है पिछले साल के मुकाबले, उसका तुमको क्लेम मिल जाएगा, क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट। और और एक क्लेम मिला है, क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग जो बोला कि आप टेंशन वेंशन मत लीजिए, आप काम स्टार्ट कीजिए, आप दूसरा फैक्ट्री में काम स्टार्ट कीजिए, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो एक क्लेम तो दिया ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, पिछला साल के कंपैरिजन में इस साल जो हमारा प्रॉफिट का नुकसान हुआ उसका क्लेम मिला। एक इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग ने बोला कि आप काम स्टार्ट कीजिए, कोई टेंशन फिकर की बात नहीं, आप काम स्टार्ट कीजिए, हम आपको सारा का सारा खर्चा देंगे काम स्टार्ट करने का। तो ये 2 क्लेम इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग ने दिया, तो इसको जोड़ दो। और सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस कर देना, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, विच इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल क्लेम कैसे निकालना है, टोटल क्लेम निकालना है, क्लेम फॉर जीपी लॉस स्टेप नंबर 3 वाला लिख देना, क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग स्टेप नंबर 4 वाला लिख देना, जोड़ देना दोनों को, और माइनस कर देना सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसको माइनस कर देना और टोटल क्लेम निकल जाएगा। क्या भैया, टोटल क्लेम निकल जाएगा। ठीक है सर। स्टेप नंबर 6 में निकालते हैं अपने लोग कि कैलकुलेशन फॉर सम इंश्योरेबल, है ना। इसका मतलब कितने का इंश्योरेंस था, कितने का इंश्योरेंस था वो निकालना है। कैलकुलेशन फॉर सम इंश्योरेबल ये कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर। जिस दिन आग लगी जिस दिन आग लगी उसके पीछे 12 महीने का टर्नओवर लीजिएगा। जिस दिन आग लगी, मान लीजिए मार्च में आग लगी, तो मार्च के जस्ट पहले का 12 महीने का टर्नओवर लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये भी कि टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर। जिस दिन आग लगी उसके 12 महीने पहले का पूरा टर्नओवर ले लीजिएगा। अगर अपवर्ड ट्रेंड है ऐड कर दीजिएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड है माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, आपका फिर क्या आ जाएगा, एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स। और सम इंश्योरेबल कैसे निकाले, एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इनटू एग्रीड जीपी रेट कर दीजिएगा, जीपी रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इनटू एग्रीड जीपी रेट कर दीजिएगा, सम इंश्योरेबल निकल जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 6 से समझा रहे हैं कि कितने का इंश्योरेंस करवाए हैं, ये कैसे चेक करें। हम 5 लाख का इंश्योरेंस करवाएं, 10 लाख का इंश्योरेंस करवाएं, कितने का इंश्योरेंस करवाएं, कैसे पता करें, कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो आप लीजिएगा टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर, जिस दिन आग लगी उसके पहले के 12 महीने का टर्नओवर दिया रहेगा क्वेश्चन में। जय दिन आगुनटा लेगे छे ओढ़ती के 12 मास, उसके पहले का, उसके इमीडिएटली पहले का 12 महीने का टर्नओवर दिया रहेगा क्वेश्चन में, टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर। अगर अपवर्ड ट्रेंड है कोई ऐड कर दीजिएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड है माइनस कर दीजिएगा, इससे आपका निकलेगा एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, और सम इंश्योरेबल कैसे निकालना है, सम इंश्योरेबल निकालने के लिए एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स के साथ अग्रीड जीपी रेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स के साथ अग्रीड जीपी रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट्स इट। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में हम लोग निकालते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे करके निकालेंगे, एवरेज क्लॉज को निकाल के, बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज। जैसे हम अपने लोग एवरेज क्लॉज निकालते थे लॉस ऑफ स्टॉक में, वैसे ही कि टोटल क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में निकालते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम बाय अप्लाइंग एवरेज क्लॉज, तो टोटल क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल। आइए हम सम्स कराते कराते सब समझा दे रहे हैं, एक सम्स कराएंगे सब समझ में आ जाएगा भाई, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। चलो आओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ये 7 के 7 स्टेप, 7 के 7 स्टेप अगर तुम याद कर लोगे रट, भाई कोई भी सम्स तुमसे मिस नहीं होगा, इजी हम समझा दे रहे हैं अभी। आइए
हेडिंग डालिए एक ठो इंश्योरेंस क्लेम। अभी अभी चमक जाएगा कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट अभी चमक जाएगा भाई। सम्स देखिए 10 मार्क्स। इसका नाम क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट, दो सम्स कराएंगे और दोनों सम्स में सातों के सातों स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, खत्म कर देंगे कहानी एकदम। कहानी खत्म। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक निकाल लीजिए। कहां से मिलेगा भाई? आप कमेंट बॉक्स में चेक करो, आप कमेंट बॉक्स में चेक करो, पिंड कमेंट में चेक करो, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए फटाफट से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मिलते हैं, आइए देखिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक खोल लो तब जाके समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा वरना। ठीक है, बुक खोल लेना हमेशा। ठीक है, हमेशा बुक खोल लेने का। देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्राइट लिमिटेड हैज ए लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 12,60,000। अच्छा, ब्राइट लिमिटेड का इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है? 12,60,000 का। द पीरियड ऑफ आइडेमिनिटी इज 3 मंथ्स। आइडेमिनिटी पीरियड कितना? 3 महीने का। ए फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 2002। आग कब लगी? आग लगी 31 मार्च 2002। और ये सब सारा इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है, अपने को बस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है एंड दैट्स इट। चलिए आइए, आइए बताइए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था बताओ? याद रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या निकालते थे? स्टेप नंबर 1 में बोलिए। अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, नहीं, स्टेप नंबर 1 में निकालते थे क्लेम पीरियड। आइए लिखिए, स्टेप नंबर 1 में निकालते थे कैलकुलेशन फॉर क्लेम पीरियड। क्लेम पीरियड, क्लेम पीरियड में हम लोग दो चीज का लोअर देखते थे। लोअर ऑफ एक देखते थे आइडेमनिटी पीरियड का, एक देखते थे डिस लोकेशन पीरियड का। आइडेमनिटी पीरियड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो तो आइडेमनिटी पीरियड भैया 3 महीना। देखो तीन तीन महीना लिखा हुआ है, 3 मंथ्स। ओके, आइडेमनिटी पीरियड है 3 मंथ्स। इस लोकेशन पीरियड कितना दिया है? मतलब काम कितने दिन के लिए रुका था, ऐसा क्या कुछ दिया हुआ है बताओ? काम कितने दिन के लिए इंटरप्टेड था, काम कितने दिन के लिए रुका था, ऐसा क्या कुछ दिया हुआ है? नहीं, नहीं दिया हुआ है। मतलब डिस लोकेशन पीरियड नहीं दिया हुआ है, नॉट अवेलेबल। तो लोअर कौन सा है भाई? लोअर भैया डिसलोकेशन पीरियड है। ले सकते हैं क्या? ये तो नॉट अवेलेबल है, अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब 3 मंथ्स ही है, अपने पास 3 मंथ्स ही है तो उसी को लेने का। हमारा क्लेम पीरियड 3 मंथ्स ही हो जाएगा। अरे लोअर, लोअर बोले तो लोअर के लिए कुछ तो रहना चाहिए, डिसलोकेशन पीरियड कुछ है ही नहीं। तो अपना आइडेमनिटी पीरियड क्या रहेगा, मतलब अपना क्लेम पीरियड क्या रहेगा? इसी को मान लेंगे 3 मंथ्स। तो देयरफॉर क्लेम पीरियड इक्वल्स टू 3 मंथ्स, इक्वल्स टू 3 मंथ्स। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालते थे बताओ? स्टेप नंबर 2 में निकालते थे भैया एग्रीड जीपी रेट, कैलकुलेशन फॉर एग्रीड जीपी रेट, एग्रीड जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा, अच्छा भैया जीपी रेट का फॉर्मूला तुमको याद है क्या? हम अभी जो आपको पढ़ाए, कैसे याद रहेगा सर? जीपी रेट का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे बताओ? जीपी रेट का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय ये टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। कुछ नहीं, ये 7 स्टेप याद करना है, खत्म, खत्म कहानी, आप लोग कर लोगे आराम से। इंटू 100 भी कर दीजिएगा, हाँ इंटू 100 भी कर दीजिएगा बाबू। क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, इंटू 100 भी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब बोलो भाई नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बोलो तो। नेट प्रॉफिट कितना दिया? देखिए, प्रॉफिट फॉर 2001 मतलब लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट लेना है 3 लाख। ये मिसिंग है यहाँ पे, आपका मैट में मिसिंग होगा, हम बता दे रहे हैं, ये 3 लाख है, 3 लाख। ये 3 लाख है नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखिए प्रॉफिट फॉर 2001 3 लाख, नेट प्रॉफिट है 3 लाख।
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया है बोलिए तो। सर स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, यही है, फिर यही है, और कुछ नहीं दिया हुआ है सर, बस एक स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कितना? 9,60,000। कितना? 9,60,000। गुड, गुड बेटा, गुड। 9,60,000। और टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर कितना है भैया? सेल्स को अपने लोग टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है, सेल्स को अपने लोग टर्नओवर बोलते हैं। देखो, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1, मतलब लास्ट ईयर का सेल्स दिया है कितना? 42 लाख। 42 लाख, है ना? है ना मेरे बाबू? 42 लाख। आओ, तो टर्नओवर फॉर लास्ट ईयर दिया हुआ है 42 लाख इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करिए तो आता है कैलकुलेशन, कितना आएगा बताइए? 30% आएगा, 30%, ठीक है। ये करने के बाद आपका 30% आएगा, ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट अपना, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट। अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं करना है, नहीं दिया हुआ है अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड मिसिंग, तो कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या निकालते थे भाई? स्टेप 3 में निकालते थे कैलकुलेशन फॉर जीपी लॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ। कैलकुलेशन फॉर जीपी लॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर जीपी लॉस्ट। जीपी लॉस्ट, अपने लोग जो है ना, अपने लोग अप्रैल मई जून का कहानी कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल मई जून। आग कब से कब तक लगी? अप्रैल मई जून तक इंटरप्टेड रहा काम, अप्रैल मई जून, है ना? इसका इसका अपने लोग कहानी कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखो कि पिछला साल का अप्रैल मई जून का सेल्स कितना था। क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि पिछला साल का अप्रैल मई जून का सेल्स कितना था, देखिए तो। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोलेगा कि आप प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम जो तो बोल देंगे नहीं चलेगा, बोलेगा पिछला साल इसी सेम पीरियड में प्रॉफिट कितना हुआ था। तो अप्रैल मई जून का सेल्स कितना होता? देखिए, सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जून 2001, पिछला साल का अप्रैल से जून तक का सेल्स दिया हुआ है आप लोगों को 10,80,000। 10,80,000। पिछला साल इसी सेम पीरियड का सेल्स कितना था? 10,80,000। आइए लिखो, लिखो टर्नओवर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, ये टर्नओवर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड। तो टर्नओवर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लेम पीरियड अप्रैल मई जून कितना है? 10,80,000, ठीक है, डन। अच्छा, अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, नहीं सर, कुछ नहीं दिया हुआ। देखिए लिखा हुआ है एज्यूमिंग नो एडजस्टमेंट हैज मेड टू अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड कुछ भी नहीं है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है? एक्चुअल सेल्स, सर एक्चुअल सेल्स बता दीजिए, ये कितना हुआ है? देखिए लिखा हुआ है सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2002 टू 30 जून 2002, एक्चुअल सेल्स 72,000 का हुआ है। तो एक्चुअल सेल्स को माइनस कर दीजिए। पिछला साल का सेल्स हमारा 10,80,000 था, इस साल एक्चुअल कितना हुआ है? 72,000 का। लेस कीजिए एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग क्लेम, मतलब सीधा सा बात है, अप्रैल मई जून का एक्चुअल टर्नओवर कितना था? 72,000, इस साल का एक्चुअल। पिछला साल था हमारा 10,80,000 इसी सेम पीरियड में, लेकिन इस साल हमारा 72,000 था। कितने का नुकसान हुआ है? 10,80,000 माइनस 72,000, तो 10,08,000 का नुकसान हुआ है, 10,08,000 का नुकसान हुआ है। इसको बोलेंगे अपने लोग शॉर्ट सेल्स। कितने का नुकसान हुआ है, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट सेल्स। अब देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सेल्स, लेकिन अग्रीड जीपी रेट कैसे निकालेंगे? जीपी लॉस्ट कैसे निकालेंगे? जीपी लॉस्ट, जीपी लॉस्ट अपने लोग निकालेंगे वैसा, जीपी लॉस्ट का फॉर्मूला होता है शॉर्ट सेल्स इनटू अग्रीड जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स और जीपी रेट जो निकाले उसके साथ इंटू कर दीजिए। शॉर्ट सेल्स कितना है? 10,08,000,
और अग्रीड जीपी रेट कितना है बताइए? अग्रीड जीपी रेट है 30%। 30%, देखिए 30% निकला हुआ, 30%। तो 10,08,000 इंटू 30%, बताइए, बोलिए। 3,02,400। ठीक है, स्टेप नंबर 3 भी अपना खत्म। स्टेप नंबर 4 क्या निकालना था सर? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग निकालना था सर, आइए निकालिए। डी, देखिए कैलकुलेशन। स्टेप 4, देखिए कैलकुलेशन फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है, ओके। सबसे पहले इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग में दो चीज का लोअर देखना पड़ता है सर, दो चीज का लोअर देखना पड़ता है। लिखिए लोअर ऑफ, लोअर ऑफ। सबसे पहला चीज देखते हैं, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जैसा था वैसे ही। सबसे पहला चीज देखते हैं, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। फॉर्मूला क्या बताइए? फॉर्मूला है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस, है ना? यही फॉर्मूला हुआ करता था ना, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस। आइए बताइए, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना है? दिया होगा, देखो देखो, दिया होगा, देखो, एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ टर्नओवर, मतलब 60,000, 60,000 का इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग था कि एडिशनली कितना खर्चा किया इंश्योरेंस कंपनी ने, एडिशनली कितना खर्चा किया टू रिड्यूस लॉस ऑफ, ये 60,000 था इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। 60,000 लिख दो। नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख, 3 लाख का नेट प्रॉफिट था, 3 लाख का नेट प्रॉफिट था इनटू 3 लाख। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना था? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था हमारा 9,60,000, 9,60,000, ठीक है। वापस हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। और इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस नहीं दिया हुआ, मतलब यही इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ही इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस सेम। इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब यही इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है यही इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस है सेम। तो 9,60,000 ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? 60,000 बचेगा, 60,000 बचेगा, ठीक है, क्लियर है? हो गया पहला वाला का। दूसरा वाला का दूसरा वाला का क्या बताइए? सेकंड, सेकंड था कि मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंश्योर, लाइबिलिटी ऑफ इंश्योर, मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंश्योर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग जितना बचत होगा उतना ही वो खर्चा करेगा, जितना उसको फायदा होगा उतना ही वो खर्चा करेगा। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था? इसका फॉर्मूला आपको एक लिखवाए थे, रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडिंग। इसका फॉर्मूला हम लिखवाए थे आपको, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडिंग टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू एग्रीड जीपी रेट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडिंग थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू एग्रीड जीपी रेट। ये है क्या क्वेश्चन में? देखो तो, खोजो तो इसको, ये वर्ड से कुछ लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? है, क्वेश्चन में है, खोजो 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 एक बार क्वेश्चन में। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडिंग, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है? नहीं दिखा। ये अगर नहीं रहेगा ना,
ये अगर नहीं रहेगा ना तो टर्नओवर ले लेना, एक्चुअल एक्चुअल टर्नओवर ले लेना, एक्चुअल टर्नओवर, एक्चुअल एक्चुअल टर्नओवर ले लेना। ये नहीं रहेगा क्वेश्चन में, एक्चुअल टर्नओवर ले लेना। एक्चुअल टर्नओवर कितना है बताओ? एक्चुअल टर्नओवर है 72,000। एग्रीड जीपी रेट कितना है? एग्रीड जीपी रेट निकाले थे 30%, 30% निकाले थे हम लोग, 21,600 निकलेगा आपका। ठीक है, सबसे पहले ये वर्ड क्वेश्चन में खोजना, ये वर्ड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल टर्नओवर ले लेना। एक्चुअल टर्नओवर कितना? 72,000। तो एग्रीड जीपी रेट कितना? 30%, 21,600 निकलेगा आपका। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में से लोअर कौन सा है? लोअर कौन सा है? 60,000 या 21,600? 60,000 या 21,600? लोअर कौन सा है? लोअर है भैया 21,600। तो लिखिए देयरफॉर increased cost of working, increased cost of working claim is equal to 21,600। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 60,000 और 21,600। छोटा है 21,600, ले लीजिएगा। ये 15 मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का समय, 10 मार्क्स का नहीं है, 15 मार्क्स का है। ठीक है, अपना यहाँ स्टेप नंबर 4 भी खत्म। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या निकालते थे बताइए? स्टेप 5 में अपने लोग निकालते हैं टोटल क्लेम। टोटल क्लेम कितना दिया है इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमको? देखिए, कैलकुलेशन फॉर टोटल क्लेम। हमारा टोटल क्लेम कितना बनता है? कितना बनता है टोटल क्लेम? सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर 3 वाला लिखिए, क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट। सबसे पहले तो ये देगा हम लोग को, क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट। जीपी लॉस्ट कितना है? ये 3,02,400। स्टेप नंबर 3, 3,02,400। फिर एक क्लेम हम लोगों को ये मिलेगा 21,600 का इंश्योरेंस कंपनी से, क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। देखिए, क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये कितना है? 21,600। ठीक है, जोड़िए इसको, जोड़ो। 3,02,400 प्लस 21,600, 3,24,000, 3,24,000। ठीक है सर, ओके। लेस कर दो सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेस क्या करते थे? लेस एक चीज करते थे, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये कितना है भाई साहब? ये कितना है? ये 30,000 है। देखिए दिया हुआ है, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फायर। देखिए, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000, मतलब 30,000, 30,000। लेस करो 2,94,000। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 5 भी खत्म। कि पहले टोटल क्लेम निकाले, लेस कर दिए सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट्स इट, खत्म। एफ कैसे निकाले भाई? एफ मतलब एफ नहीं, मतलब कौन सा स्टेप जाएगा अभी? स्टेप नंबर 6, स्टेप 6। अब स्टेप 6 में क्या निकालते हैं? सम इंश्योरेबल, सम इंश्योरेबल निकालते हैं। आइए, तो कैलकुलेशन फॉर सम इंश्योरेबल। सर जी इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था बताइए ना थोड़ा सा। आइए, आइए पहले यहाँ आइए, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 का फॉर्मूला होता था एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इनटू एग्रीड जीपी रेट, इनटू एग्रीड जीपी रेट। दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 6 का फॉर्मूला होता था एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स immediately preceding fire इनटू एग्रीड जीपी रेट। एग्रीड जीपी रेट के साथ इनटू कर देना। क्वेश्चन में चेक करो, देखो एडजस्टेड टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फायर। फायर के जस्ट पहले, फायर के जस्ट पहले का 12 मंथ्स का टर्नओवर दिया हुआ क्वेश्चन, देखो चेक करो, चेक करिए। क्वेश्चन में फायर के जस्ट पहले का 12 मंथ्स का ये टर्नओवर दिया रहेगा। देखो
लिखा हुआ देखो, सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2002। बार के जस्ट पहले का, पहले एक साल का आपको टर्नओवर दिया हुआ है 48 लाख दिया हुआ, देखे। जिस दिन आग लगी उसके पहले का जस्ट जस्ट 12 महीना पहले का टर्नओवर दिया हुआ है आपको। इसको ले लीजिए 48 लाख, सिंपल। 48 लाख इंटू एग्रीड जीपी रेट कितना है 30%। एग्रीड जीपी रेट एक बार निकाल लिए, बहुत बार काम है उसका, तो 14,40,000 निकलेगा, देख लीजिए आपको, ठीक है। और स्टेप 7 में क्या निकालते हैं, स्टेप 7 में निकालते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम। स्टेप 7 में अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है भैया, अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला है टोटल क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल, सम इंश्योरेबल। बोले टोटल क्लेम कितना है बताइए, निकाले थे अपने लोग टोटल क्लेम, अभी अभी निकाले थे अपने। देखिए टोटल क्लेम अपने लोग स्टेप नंबर 5 में निकाले थे ना, टोटल क्लेम 2,94,000, ये हमारा टोटल क्लेम था, स्टेप नंबर 5 में निकाले थे। आइए लिखिए टोटल क्लेम 2,94,000। सम इंश्योर्ड कितना है बताइए, बोलिए। सम इंश्योर्ड दिया हुआ है, देखो 12,60,000, 12,60,000 ना इंश्योर्ड था, 12,60,000 सम इंश्योर्ड, मतलब पॉलिसी वैल्यू कितने का है, और सम इंश्योरेबल कितना है, ठीक है। तो सम इंश्योर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता, सम इंश्योरेबल कितना है, अभी अभी निकाले, देखो सम इंश्योरेबल निकाले 14,40,000, 14,40,000 निकाले अभी अभी सम इंश्योरेबल, 14,40,000 करिए। तो टोटल क्लेम इंटू सम इंश्योर्ड इंटू सम इंश्योरेबल, मतलब कि डिवाइड बाय सम इंश्योरेबल, बताइए कितना, 2,57,250 आएगा। डन, समझे। 7 स्टेप अगर आप याद कर लोगे, बहुत खूबसूरत तरीके से याद कर लोगे, सारा सम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं भाई। आओ एक और सम सिखाते हैं आप लोगों को। एक बार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तब जाके डिसोल्यूशन लाऊंगा आज, नहीं तो नहीं लाऊंगा डिसोल्यूशन। लाइक कमेंट शेयर मांगता है अपने को कोई भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी करते हैं अभी और खत्म करते हैं ये चैप्टर को, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आपको, द प्रेमाइसिस ऑफ द कंपनी वाज पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 मार्च, मतलब 1 मार्च को आग लग गई, 1 मार्च को आग लग गई। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बिजनेस वाज डिसऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 मार्च टू 31 जुलाई, मतलब बिजनेस जो था वो इंटरप्टेड हो गया था 1 मार्च से लेके 31 जुलाई, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीने के लिए इंटरप्ट हो गया था। तो 5 महीने के लिए क्या है कि डिसअलोकेशन पीरियड है, 5 महीने के लिए बिजनेस डिस्टर्ब हो गया था आग लगने की वजह से, तो 5 महीना क्या है आपका डिसलोकेशन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December एवरी ईयर, द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ऑफ 7,50,000, ठीक है, एंड द पीरियड ऑफ आइडेमिनिटी इज 6 मंथ। आइडेमिनिटी पीरियड कितना है 6 महीना, आइडेमिनिटी पीरियड 6 महीना है, डिसलोकेशन पीरियड कितना है 5 महीना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 आप बताओगे इस बार, आप बताओ कमेंट सेक्शन में, स्टेप नंबर 1 क्या निकाले, क्लेम पीरियड सर, स्टेप नंबर 1 इज क्लेम पीरियड। आइए 7 स्टेप में खेला खत्म सर, 7 वचन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन 7 स्टेप में सब खेला खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 14, स्टेप नंबर 1 अपने को निकालना है कैलकुलेशन फॉर, आप लोग स्टेप नंबर 1 2 ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग ABCD करके लिखिएगा, ठीक है। अच्छा हम वैसे ही लिखवा रहे हैं आप लोग, स्टेप नंबर 1 तो आप लोगों को सिखाने के लिए बता दिए, लेकिन आप ABCD करके लिखिएगा। ए सबसे पहले लिखिएगा कैलकुलेशन फॉर क्लेम पीरियड, कैलकुलेशन फॉर क्लेम पीरियड। सर जी क्लेम पीरियड के लिए दो चीज देखा जाता है, दो चीज देखा जाता है, देखिए लोअर ऑफ, एक तो देखा जाता है आइडेमिनिटी पीरियड,
आइडेमिनिटी पीरियड, और आइडेमिनिटी पीरियड कितना दिया हुआ है बबुआ? 6 महीना, 6 महीना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 6 महीना दिया है कोने में, 6 मंथ। दूसरा देखा जाता है डिसलोकेशन पीरियड, डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड में मतलब एक्चुअली में कितने समय तक काम डिस्टर्ब था। तो 1 मार्च से लेके 31 जुलाई आप काउंट कीजिए, एक्चुअली में कितने महीने तक काम डिस्टर्ब था, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। तो लिखिए देयरफॉर क्लेम पीरियड, क्लेम पीरियड क्या होगा? जो छोटा होगा इनमें से, छोटा होगा। 6 महीना की 5 महीना, 5 महीना छोटा है सर, 5 महीना। तो देयरफॉर क्लेम पीरियड इज इक्वल्स टू 5 मंथ्स, मार्च टू जुलाई। स्टेप नंबर 1 खत्म, आराम। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालते थे बताइए? स्टेप नंबर 2 में निकालते थे अग्रीड जीपी रेट। देखिए कैलकुलेशन फॉर अग्रीड जीपी रेट। तो भैया सबसे पहले अग्रीड जीपी रेट से पहले जीपी रेट का फॉर्मूला बताइए आप। जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर का फॉर्मूला बताइए। जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर सबसे पहले अपने को निकालना है, जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? अभी अभी लिखवाए, क्या लिखवाए बताइए? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। ऐसा था ना? ऐसा था। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। बताइए नेट प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में देख के बताओ, क्वेश्चन में देख के बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, बोलो। देखो दिया हुआ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 जो कि 2,40,000, लिखिए 2,40,000। क्वेश्चन में देख के बताओ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया बताओ। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, देखिए 4,80,000, 4,80,000। क्वेश्चन में देखना पड़ता है, 4,80,000। फिर बताओ टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर क्या दिया, मतलब सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, ये दिया हुआ है 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख इंटू 100। बोलिए जी बोलिए, बताइए कितना निकलेगा? 18% निकलेगा आपका। आप करने जाओगे ना 18% निकलेगा। देखिए अब अग्रीड जीपी रेट कैसे निकाले भाई? अग्रीड जीपी रेट क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड है, इस बार अपवर्ड ट्रेंड दिया हुआ है, तो अग्रीड जीपी रेट अलग तरीके से निकलेगा। अग्रीड जीपी रेट, अग्रीड जीपी रेट किस तरीके से निकलेगा? ये वाला 18% लीजिए, ये वाला 18% लीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय 2%। अपवर्ड ट्रेंड दिया हुआ है कि इस बार ग्रॉस प्रॉफिट 2% से इंक्रीज किया है। ठीक है, जीपी इस बार 2% से इंक्रीज किया, अपवर्ड ट्रेंड, तो अपवर्ड ट्रेंड को प्लस कीजिए, तो 2% से प्लस कर दीजिए, मतलब 20% है। मींस भैया आपने हमको स्टेप नंबर 2 भी करवा दिया। ओके, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या था बताइए? स्टेप नंबर 3 था हम लोग जीपी लॉस निकालते थे, शॉर्ट सेल्स निकालते थे। तो सी लिखिए, सी कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट सेल्स एंड जीपी लॉस्ट। अपने लोग जीपी लॉस्ट निकालते थे, है ना? निकालिए फॉर्मूला, बिठाइए वो पॉइंट, बिठाइए। देखिए अपने को इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग पूछेगा कि इस सेम पीरियड में, जिस पीरियड में इस वक्त आग लगी है, सेम पीरियड में पिछले साल का सेल्स कितना था? पिछले साल का सेल्स कितना था? मार्च से जुलाई तक का सेम पीरियड में पिछले साल का सेल कितना था? वो पिछला साल का सेल पूछेगा हमसे। तो आइए लिखिए, सबसे पहले लिखिए टर्नओवर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेल्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का सेम पीरियड का सेल्स कितना था? क्वेश्चन में दिखा, देखिए ये 2001 का सेल दिया होगा, देखिए। हाँ सर दिया हुआ है सर, देखिए ये टर्नओवर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब लास्ट ईयर का
हम लोगों को टर्नओवर दिया है, कितना दिया है? 20 लाख। इस सेम पीरियड का, सेम पीरियड का, जिस वक्त में आग लग रही, 20 लाख लिख दीजिए। उसमें अगर अपवर्ड ट्रेंड रहता है तो ऐड करते हैं, अपवर्ड ट्रेंड रहता है तो ऐड करते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड रहता है तो माइनस करते हैं। देखिए तो अपवर्ड ट्रेंड है, हाँ सर है। देखिए इंक्रीज इन द टर्नओवर बाय 10%, बोला कि 10% से टर्नओवर बढ़ गया, अपवर्ड ट्रेंड है इस बार 10%। ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए अपवर्ड ट्रेंड, मतलब 10% से सेल बढ़ गया, मतलब 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% करिए, 2 लाख बढ़ गया। कितना बताइए, बोलिए कितना होगा, बोलिए। 22 लाख, 22 लाख। और बबुआ इससे एक चीज घटाते हैं, कौन सा चीज घटाते हैं? कोई कौन सा चीज घटाते हैं, कोई बोल पाएगा? हाँ सर, इससे एक चीज घटाते हैं, एक्चुअल टर्नओवर। इससे हम घटाते हैं एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अरे ये तो पिछला साल का डेटा है, पिछले साल के हिसाब से 22 लाख होता। अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 22 लाख का इस बार सेल होता, लेकिन सेल हुआ कितना? सेल हुआ कितना आग लगने की वजह से? सेल हुआ भाई 8 लाख का। देखो एक्चुअल टर्नओवर, ये एक्चुअल है, ये टर्नओवर ड्यूरिंग 1/3/2002, 31 जुलाई। तो आग लगने की वजह से सेल हुआ कितना? 8 लाख का। तो नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ 14 लाख का, 14 लाख का नुकसान हुआ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स, इतना सेल्स कम हुआ। अब अपने लोग जीपी लॉस्ट कैसे निकालेंगे? जीपी लॉस्ट, जीपी लॉस्ट कैसे निकालते हैं? जीपी लॉस्ट निकालते हैं शॉर्ट सेल्स इनटू अग्रीड जीपी रेट। फॉर्मूला है शॉर्ट सेल्स इनटू अग्रीड जीपी रेट। शॉर्ट सेल्स कितना है? 14 लाख। अग्रीड जीपी रेट, अग्रीड जीपी रेट कितना निकला? 20%, 20%। लिखा 14 लाख का 20% कितना होता है? 2,80,000। निकाल लिए? कितना स्टेप हो गया बता? स्टेप सी तक हो गया, मतलब 3 स्टेप हम लोग डन कर लिए। डन 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 डन। 15 मार्क्स का समय आएगा, 15 मार्क्स का। डी। अब क्या निकालेंगे? स्टेप नंबर 4। अब क्या निकालते हैं? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंश्योरेंस कंपनी लोग वाला बोलेगा कि आप यहाँ बैठिए मत, हम आपको फैक्ट्री भाड़ा करके दे रहे हैं, आप काम स्टार्ट कीजिए, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। उसको बोलते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। आइए लिखिए स्टेप नंबर डी, कैलकुलेशन फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इसके लिए हम लोग बेटा दो चीज का लोअर देखते हैं। कितना? दो चीज का लोअर देखते हैं। लोअर ऑफ, लिखिए लोअर ऑफ। सबसे पहला चीज निकालते हैं प्रपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। प्रपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, पहला चीज निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है सर जी? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हुआ करता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू, इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस। चलिए ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कितना है बताइए? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब एडिशनल कितना खर्चा किया है, एडिशनल कितना खर्चा किया है। देखिए तो दिया हुआ है क्या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग? देखिए दिया हुआ है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 1,50,000। देखा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 1,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। लीजिए 1,50,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? नेट प्रॉफिट बताइए। नेट प्रॉफिट दिया 2,40,000, 2,40,000। ऊपर भी 2,40,000 है, नीचू वाला नेट प्रॉफिट का भी 2,40,000 है, ठीक है सर। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना दिया हुआ है सर? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बताइए सर।
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है 4,80,000, 4,80,000। इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस कैसे निकाले भाई? इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस देखिए, देखिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दोनों को जोड़ कर दीजिए, जोड़िए दोनों को। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दोनों को जोड़ेंगे तो इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा। इंश्योरेबल मतलब टोटल, इंश्योरेबल मतलब टोटल, इंश्योरेबल मतलब टोटल। इंश्योर्ड प्लस अनश्योर्ड जोड़ो। इंश्योर्ड कितना था? 4,80,000। और अनइंश्योर्ड कितना था? 80,000। ओके, कितना होगा बताइए? 1,50,000 इंटू, जोड़ो फर्स्ट को, जोड़ो। ऊपर में आएगा 7,20,000, नीचे में कितना आएगा? नीचे में आएगा 8,00,000। ये सब कैलकुलेशन करना आता है ना आप लोगों को? आइए बताइए कितना? 1,35,000। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 1,35,000 आएगा। ठीक है भाई, टाइम की कमी है इसके लिए सिखा दे रहा हूँ, बेसिक से सिखा रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बेसिक से कोई नहीं सिखाता है। देखिए, ये एक चीज हम लोग निकाल लिए, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दूसरा चीज क्या निकालेंगे? दूसरा चीज निकालेंगे मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी। दूसरा चीज निकालिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। सर ये कैसे निकलेगा बताइए, सर ये कैसे निकलेगा? आइए, इसका फॉर्मूला है रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इनटू एग्रीड जीपी रेट। सबसे पहले ये वर्ड को क्वेश्चन में खोजे, रिडक्शन इन टर्नओवर, ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है क्या? मुझे तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, हाँ दिया हुआ है सर। देखिए ये वाला, रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग दिया हुआ है सर। ये वर्ड को पहले खोजा कीजिए, खोजे। कितना दिया हुआ है? 4,00,000, 4,00,000 दिया हुआ है, 4,00,000। और जीपी रेट कितना था? 20%। 4,00,000 का 20% कितना? 80,000 रुपये आएगा, 80,000 रुपये आएगा। बताइए इन दोनों अमाउंट में छोटा कौन सा है? इन दोनों अमाउंट में छोटा कौन सा है? 1,35,000 या 80? इन दोनों अमाउंट में छोटा कौन सा है बताइए? सर 80,000, 80,000 छोटा है। तो लिखिए, तो देयर फोर क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इक्वल्स टू ₹80,000। ठीक है, ठीक है। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग अपने लोग कैसे निकालते हैं? इन दोनों के लोअर, एक तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग और मैक्सिमम सेविंग ऑफ लाइबिलिटी। इन दोनों में छोटा कौन सा था? छोटा था ये सेकंड वाला, 80,000, लिख दिए। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में क्या निकालते हैं? टोटल क्लेम, टोटल क्लेम। आइए स्टेप नंबर 5 ई, पॉइंट ई, कैलकुलेशन फॉर टोटल क्लेम। सर ये कैसे निकाले बताइए? सबसे पहले लिखते हैं क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट। क्लेम फॉर जीपी लॉस्ट, ये कितना निकलेगा? स्टेप नंबर 3 में चेक कीजिए, स्टेप नंबर 3 में जीपी लॉस्ट में क्लेम कितना मिला? 2,80,000, 2,80,000। आइए लिखिए 2,80,000। फिर लिखिए क्लेम फॉर, और किसका क्लेम मिला? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तुम बैठो मत, काम करो। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का क्लेम कितना मिला? 80,000, 80,000, 80,000। ठीक है, ऐड करो।
ऐड करके 3,60,000 आएगा। ऐड करके 3,60,000 आएगा। और इसमें कुछ माइनस होता है, क्या माइनस होता है बता पाओगे? क्या माइनस होता है बता पाओगे? लाइक करो पहले। क्या माइनस होता है बता पाओगे? हाँ सर, माइनस होता है सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये कितना है बताइए, बोलिए। ये 30,000 दिया हुआ है, देखिए 30,000 लास्ट में, लास्ट में सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 30,000। 30,000 कितना होगा? 3,30,000। डन सर, 3,30,000 डन। ये क्या है आपका टोटल क्लेम। स्टेप नंबर 6 में क्या निकालते हैं? सम इंश्योरेबल। सम इंश्योरेबल निकालते हैं, सम इंश्योरेबल, आइए निकालिए। सम इंश्योरेबल, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो सम इंश्योरेबल किस तरीके से निकाला जाता है सर? सब सम इंश्योरेबल अपने लोग निकालते हैं टर्नओवर। सबसे पहले लेते हैं टर्नओवर ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स जस्ट प्रिसीडिंग फायर। आग लगने के तुरंत 12 महीने पहले का डेटा दिया होगा, देखो चेक करो। आग लगने के तुरंत, आग लगने के तुरंत 12 महीने का डेटा दिया होगा, देखो यहां दिया हुआ है 1 मार्च 1 से लेके 28/2/2002। आग कब लगी? 1 मार्च को। आग लगने के तुरंत पहले के 1 साल का डेटा दिया होगा 44 लाख। लिख दो 44 लाख, 44 लाख। और अगर अपवर्ड ट्रेंड रहता है उसको ऐड करना पड़ता है। अपवर्ड ट्रेंड है ना इस क्वेश्चन में? हाँ सर अपवर्ड ट्रेंड है, कितना भैया? 10%। ऐड करो अपवर्ड ट्रेंड, ऐड करो अपवर्ड ट्रेंड, कितना? वो 10%, मतलब 44 लाख का 10%, 4,40,000, ठीक है। कितना बताओ, बोलो। 44 लाख प्लस 4,40,000, ऐड कीजिए। 48,40,000, ठीक है। कि टर्न ओवर ऑफ लास्ट 12 मंथ्स प्रीसीडिंग फायर, आग लगने के लास्ट 12 महीने पहले का रिकॉर्ड दिया होगा, टर्नओवर दिया होगा, कितना है? 44 लाख। उसके साथ ऐड कर दो अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड अगर है तो ऐड कर दो, नहीं है तो मत ऐड करो, ठीक है। अब निकालो। अब कैसे निकलता है सम इंश्योरेबल? सम इंश्योरेबल कैसे निकलेगा? 48,40,000 इंटू एग्रीड जीपी रेट। एग्रीड जीपी रेट कितना है? एग्रीड जीपी रेट है 20%। एग्रीड जीपी रेट होता है 20%, बताइए, बोलिए। 9,68,000। ये क्या है आपका सम इंश्योरेबल। ये अमाउंट का एग्रीड जीपी रेट से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। ये क्या है? सम इंश्योरेबल। इतना इजी वे में समझा रहा हूँ, इतना इजी वे में नहीं समझा सकता कोई, इसीलिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए भाई। लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे डिसोल्यूशन नहीं आएगा, साफ साफ बात, ठीक है। लेट लेट वीडियो यार देख रहे हो? लेट वीडियो इसीलिए आ रहा है क्योंकि सपोर्ट नहीं दिखा रहा है कोई, दैट्स वाई। अच्छा लास्ट वाला स्टेप, और आप लोग ये भी बताइएगा कैसा क्या समझ में आया। अच्छा समझ में आया ना? ये बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफेस्ट टॉपिक है। सेम 4 का सबसे टफेस्ट टॉपिक है, इसको बहुत इजी वे में समझा दिए 7 स्टेप में। 7 स्टेप याद करके रख लीजिए, समझ जाइएगा, ठीक है जी। स्टेप नंबर 7 में क्या निकलता है? अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलता है भाई? अमाउंट ऑफ क्लेम का फॉर्मूला होता है टोटल क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड बाय सम इंश्योरेबल, ठीक है। तो टोटल क्लेम कितना था बताइए, बोलिए। टोटल क्लेम निकला होगा आपका स्टेप नंबर 5 में, देखिए तो स्टेप, तो टोटल क्लेम था 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000 इंटू
सम इंश्योर्ड कितना था, बोलिए, जल्दी बोलिए। सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू दिया हो ना क्वेश्चन में, देखिए ना क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉलिसी वैल्यू 7,50,000, 7,50,000। देखिए सम इंश्योर्ड का मतलब पॉलिसी वैल्यू होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए 7,50,000 पॉलिसी वैल्यू होता है। सम इंश्योरेबल अभी अभी निकाले, बताइए, सम इंश्योरेबल अभी अभी निकाले 9,68,000। बोलिए अमाउंट बताइए, अमाउंट निकलेगा 255,662, ये अमाउंट आप लोगों का निकलेगा। और खेला हो गया खत्म, पीला हो गया खत्म। देखिए हम आपको इंश्योरेंस क्लेम पूरा एकदम मक्खन कर दिए हैं। वहां 4 स्टेप सिखाए, यहाँ 7 स्टेप सिखाए, एकदम मक्खन हो गया पूरा। थैंक यू सो मच गाइस। इंश्योरेंस क्लेम का 25 मार्क्स का कवरेज कर लिया भाई, 25 मार्क्स का। वो 10 आएगा, ये 15 आएगा, 25 मार्क्स का कवरेज अपने लोग कर लिए। अगर आप चाहते हो बेटा कि डिसोल्यूशन भी आए, आज ही आए, तो 500 लाइक्स का टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना भूल जाओ। सपोर्ट दिखाओ भाई, लाइक कमेंट शेयर सपोर्ट दिखाओ। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाना। टेलीग्राम में सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।